Hello everyone, welcome back to CMA Junction. Today we are starting with operating costing. Operating costing is a costing method applicable for services. हमने अभी तक जितने भी मेथड्स देखे थे ना, चाहे वो जॉब हो, बैच हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या प्रोसेस हो, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल थे. पर ये है एक लौता हमारा मेथड जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज. अब सर्विसेज जो है वो सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर सकती है. सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जिनका काम है अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देना. जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट की जो फर्म होती है ना, वो किसको सर्विसेज देती है? अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देती है. तो इस केस में सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कवर होगी. ठीक है. दूसरी होती है हमारे सर्विस डिपार्टमेंट. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सर्विस डिपार्टमेंट है और ये किसको सर्विस दे रहा है? ये सर्विस दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को, है ना. तो जब मैंने सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी तो इन्होंने किसको सर्विसेज दी थी? अपने कस्टमर को, मतलब एक्सटर्नल सर्विसेज. लेकिन जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो ये डिपार्टमेंट का काम है कि अंदर के बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज देना. तो इस केस में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इंटरनल सर्विसेज. दोनों केसेस में सर्विस का कॉस्ट निकालना है ना, आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की मदद से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की मदद से चाहे वो सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे, चाहे वो इंटरनल कोई डिपार्टमेंट प्रोवाइड करे, दोनों केसेस का कॉस्ट निकाला जा सकता है. अब सबसे पहली बात आती है कि भाई सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका काम है बाहर एक्सटर्नल कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना. इसके अंदर हमारे पास कवर होता है प्रॉफिट सीकिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम है प्रॉफिट कमाना, वो यहाँ पे कवर होगा. इसके साथ साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे कवर होंगे. नॉन प्रॉफिट में मेनली आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, इनका काम होता है क्या करना? सर्विसेज प्रोवाइड करना. जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. प्रॉफिट सीकिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉ फर्म आ सकता है, अकाउंटेंसी फर्म आ सकता है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, होटल सेक्टर्स, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये सब कहाँ कवर होंगे? हमारे सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कवर होंगे अंडर प्रॉफिट सीकिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. चाहे प्रॉफिट सीकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, दोनों का कॉस्ट निकालने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की मदद हम ले सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्विस डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा. ठीक है. सो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सर्विस डिपार्टमेंट है. उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना, है ना. तो इस केस में ये सर्विस डिपार्टमेंट जैसे कि कैंटीन हो सकता है. कैंटीन क्या करता है? सारे के सारे एम्प्लॉयज ऑफिस के उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है कैंटीन की. सिमिलर वे में आईटी डिपार्टमेंट किसी का भी लैपटॉप खराब हो जाएगा ऑफिस में, किसी का भी कंप्यूटर खराब हो जाएगा ऑफिस में, तो उस केस में ये सब कहाँ आएंगे? आईटी डिपार्टमेंट के पास आएंगे. और आईटी डिपार्टमेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. इनका कॉस्ट निकालना है तो भी आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की मदद से निकाल सकते हैं. अब सबसे पहली बात तो भाई हमने ये समझ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है. अब ये तो बता दो कि भाई सर्विसेज क्या होते हैं, है ना. तो सर्विसेज मतलब इंटैंजिबल चीजें जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. जैसे कि मैं अभी जो आपको पढ़ा रही हूँ वो आप सिर्फ समझ सकते हो, उसको नहीं छू सकते. आप अपने फोन की स्क्रीन जरूर छू लोगे, पर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको थोड़ी छू सकते हो, है ना. उसको तो सिर्फ तुम समझ सकते हो. तो इस केस में क्या है? ये इंटैंजिबल नेचर है. प्लस इसके साथ साथ इनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइमल्टेनियसली होता है. जैसे कि मूवी एट थिएटर में जब मूवी देखने जा रहे हो तो अगर आपने टिकट्स बुक कर ली है तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको जाके देखना पड़ेगा, अदरवाइज वो पेरिश हो जाएंगी, वो आपकी बची भी नहीं रहेंगी कि भाई हमने तो टिकट ली थी, हम अभी नहीं देख पाए तो हम बाद में देखेंगे. ऐसा नहीं होता है. आपने जब की टिकट ली है तभी क्यों आपको मूवी देखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो पेरिश हो जाएंगी. तो पहला, इनका प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साइमल्टेनियसली होता है. तीसरा नेचर है यहाँ पे पेरिशेबिलिटी मतलब अगर आप उस समय इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये पेरिश हो जाएंगे. ऐसे ही सिमिलर एक और केस हम देख सकते हैं, जैसे कि एरोप्लेन की सीट्स अगर खाली रह गई, है ना, और एरोप्लेन उड़ गया, मतलब उस टाइम पे उस पर्टिकुलर एरोप्लेन पे अब कोई भी और नहीं बैठ सकता. तो इस केस में ये जो सीट्स है वो क्या हो गई? पेरिश हो गई. ठीक है. नेक्स्ट,
हेट्रोजीनियस नेचर होता है हमारे सर्विसेज का। हेट्रोजीनियस मतलब वेरिएबल क्वालिटीज होंगी, मतलब हर एक पर्टिकुलर कस्टमर या फिर हर एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर सेम टाइप की सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में खाने गए, वहां पे आपने सेम टाइप का चीज ऑर्डर किया जैसा आपने पिछले रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया था, लेकिन क्या दोनों के खाने मैच करेंगे? क्या सेम टेस्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। हर एक रेस्टोरेंट का टेस्ट अलग अलग होता है, हर एक सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इनसेपरेबल है। आप सर्विसेज के प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पढ़ाने से मेरी सर्विसेज जो मैं पढ़ाती हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, वो आपके पास चले जाएगा और मेरे पास से खत्म हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन गुड्स के केस में क्या होता है, अगर मैंने आपको वो गुड्स दे दिए तो वो आपके हो गए, वो मेरे तरफ से पूरी तरीके से चले गए, आपकी ओनरशिप आ गई। लेकिन जब मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो ये पढ़ाने का तरीका मेरा ही रहेगा, सिर्फ आप यहाँ पे कंसेप्ट समझ जाओगे, है ना। तो सर्विस प्रोवाइडर से उसकी सर्विसेज अलग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, इसकी वेरिएबल क्वालिटी होती है। हर एक कस्टमर का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। जैसे कि मैं अभी आपको जो पढ़ा रही हूँ वो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पर एक और स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, तो उस केस में क्या होगा, अलग अलग कस्टमर का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है सर्विसेज को लेके। ठीक है, तो ये हमारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। पहला इंटेंजिबल, दूसरा साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, पेरिशेबल, हेट्रोजीनियस, इनसेपरेबल एंड वेरिएबल क्वालिटी। नाउ सर्विस कॉस्टिंग और बाकी सारे कॉस्टिंग मेथड में क्या डिफरेंस है? तो भाई बाकी सारे जो कॉस्टिंग मेथड है वो तो भाई प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्विस कॉस्टिंग मेथड है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमको ऐसे ही मिल गया। दूसरा देखो, जब हम अदर कॉस्टिंग मेथड्स की बात करते हैं जहां पे हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वहां पे मेरा मटेरियल का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मटेरियल से ही तो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन जब हम सर्विसेज के केस में आ जाते हैं तो सर्विसेज एज इंटेंजिबल हैं, तो आप कुछ भी वहां पे एज अ प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसीलिए मटेरियल का खर्चा यहाँ पे बहुत कम होता है। नेक्स्ट, अदर कॉस्टिंग मेथड में आप देखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट का जो प्रपोर्शन होता है ना वो अच्छा खासा होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अच्छा रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब हम सर्विस कॉस्टिंग के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे खर्चों को डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डालना, मतलब इजीली ट्रेस कर पाना सर्विसेज के ऊपर पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए ज्यादातर खर्चे यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग के अंदर अच्छा खासा फिक्स कॉस्ट हमको इनकर करना पड़ता है। जैसे कि आप हॉस्पिटल का केस ले लो, तो हॉस्पिटल के अंदर कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है। सिमिलर वे में अगर आप एयरप्लेन का बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे आपको कितनी सारी एयरप्लेन खरीदनी पड़ती है और उसमें कितना सारा पैसा आपका इन्वॉल्व हो जाता है स्टार्टिंग में। तो फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है सर्विस कॉस्टिंग के अंदर एज कम्पेयर टू योर अदर कॉस्टिंग मेथड्स। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर मेन गोल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। चलो बताओ, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मेन गोल क्या होगा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? सर्विसेज का कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो बस यही इसका मेन गोल है कि भाई हमको सर्विसेज का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अब अगर आपको सर्विसेज का कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो सर्विसेज को मेजर करना पड़ेगा कि भाई किस पर्टिकुलर कस्टमर को हमने कितनी सर्विसेज दी है। कैसे मेजर करोगे? कॉस्ट यूनिट की मदद से। कॉस्ट यूनिट हमारे पास दो अलग अलग टाइप की होती हैं। पहली होती है सिंपल कॉस्ट यूनिट, दूसरी होती है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। अब ये दोनों क्या है, इसके बीच का डिफरेंस समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है हमारा रामू। रामू ने सीएमए इंटरमीडिएट खत्म कर लिया है, ठीक है। तो रामू को बधाइयां दे दो, ये तुम्हारा सीनियर है, अब जाके ये ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है और बड़ा खुश है रामू कि भाई यार अब तो मैं खुद के पैसे कमाऊंगा, तो मेरी तो बड़ी ही ऐश होगी, मेरा जैसे मन करेगा ना मैं वैसे खर्च करूंगा। मैं मस्त ऑफिस जा रहा हूँ यार, तो मैं अब बस में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा अलग से प्राइवेट टैक्सी करके। 20 रुपए पर किलोमीटर ही तो लेता है और 10 किलोमीटर ही दूर है मेरा ऑफिस, तो उस केस में 20 रुपए पर किलोमीटर देने में मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। 20 रुपए पर किलोमीटर 10 किलोमीटर के हिसाब से रामू यहाँ पे कितना पैसा दे रहा होगा? 200 रुपए, ठीक है। अब रामू ने सोचा, ये चिंकी ना उसके घर के बाजू में ही रहती थी, चिंकी जाती थी स्कूल रामू के ऑफिस के बाजू में ही था। तो उस केस में रामू ने जोश में बोल दिया चिंकी को कि यार चिंकी क्या कर रही है तू, क्यों बस में जाती है तू, मैं अभी जा रहा हूँ ना ऑफिस, तू मेरे साथ चलना, अपन टैक्सी में चलेंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे टैक्सी के केस में रामू को कितना रुपए देना पड़ रहा था?
200 रुपये देना पड़ रहा था। अब रामू अकेला जाए या रामू चिंकी को लेके जाए, यहाँ पे तो उसको 200 रुपये देने ही पड़ेंगे ना। तो उस केस में उसने बोला हाँ ठीक है ना, चिंकी को भी लेके चलते हैं। एक तो पहली बात हमारी इमेज अच्छी हो जाएगी और दूसरी बात चिंकी का भी फायदा हो जाएगा। तो उसने क्या बोला चिंकी को कि तू चल मेरे साथ। तो चिंकी उसको बोली ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, मेरे पैसे बचेंगे, चलती हूँ मैं, ठीक है। तो रामू पहले चिंकी को स्कूल छोड़ के आया, फिर अपने ऑफिस चला गया, है ना। ऑफिस जाने के बाद उसको समझ आ गया कि भाई साहब ये मैंने क्या कर दिया, मैंने 200 रुपये दिन के ख़त्म कर दिए, जबकि इस ऑफिस के अंदर मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये महीने के मिलने वाले हैं। ऐसा चलता रहा तो मैं कैसे करूँगा, 200 रुपये आने के 200 रुपये जाने के, 5 दिन में मेरी सैलरी ख़त्म हो जाएगी महीने की। तो फिर रामू हो गया है परेशान। ज़्यादा जोश जोश में मैंने तो चिंकी को भी बोल दिया कि यार मेरे साथ चल। अब अगले दिन कैसे मना करूँगा। तो अगले दिन सुबह अब वापस ऑफिस जाने के लिए रामू तैयार हो गए। चिंकी को अब बोल रहे हैं यार चिंकी सुन ना, वो टैक्सी वाला ना अच्छा नहीं है, टैक्सी में ना क्या है ना, हवा अच्छे से पास नहीं होती है, अपन क्या करेंगे ना, अपन बस में चलेंगे। चिंकी ने बोला क्या हुआ, अच्छा तो लग रहा था टैक्सी में। तो रामू ने बोला यार नहीं, वो अच्छा आदमी नहीं था, तो मैंने उसको मना कर दिया, मैं तेरे साथ बस में चलूंगा अब, ठीक है। तो अब बस में क्या होता है देखो, बस में चिंकी जो है ना वो कंडक्टर को 50 रुपये देती है फॉर 10 किलोमीटर अपने स्कूल जाने तक के लिए, ठीक है। तो रामू ने बोला हाँ ठीक है ना, तू 50 रुपये देती है, मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू 50 रुपये तो दे ही रही है। मेरे टैक्सी में तो ऐसे ही हुआ करता था, मैं 200 रुपये देता था, उसके बाद तेरे को कुछ और देने की जरूरत नहीं थी, तू मेरे साथ जाती थी, तो अभी तू 50 रुपये दे रही है ना, मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो चिंकी ने बोला तुम्हारे टैक्सी में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे बस में ना ऐसा चक्कर नहीं है, मैं 50 रुपये दे रही हूँ ना, तो ये मैं सिर्फ अपने लिए दे रही हूँ, अगर तुमको मेरे साथ आना है तो तुमको अपना 50 रुपये अलग से देना पड़ेगा। तो रामू ने बोला ये क्या हो रहा है। तो चिंकी ने बोला देखो मैं समझाती हूँ तुमको, है ना, तुमको ना यहाँ पे रेट जो है वो पर किलोमीटर बेसिस में बस नहीं चार्ज होता है, यहाँ पे रेट पर पैसेंजर पर किलोमीटर के बेसिस में चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो चिंकी को 50 रुपये लग रहे हैं ना, वो 10 किलोमीटर के लिए लग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये पर पैसेंजर पर किलोमीटर का रेट है, ठीक है। तो इस केस में एज चिंकी 10 किलोमीटर जा रही थी, तो उस केस में उसको 50 रुपये पे करना पड़ रहा था। अब रामू दूसरा पैसेंजर आ रहा है, तो दूसरे पैसेंजर के लिए भी पर पैसेंजर 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। तो रामू भी कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर, तो उसको भी 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन टैक्सी के केस में रेट क्या लग रहा था, 20 रुपये पर किलोमीटर, सिर्फ एक ही यूनिट यहाँ पे इन्वॉल्व थी। लेकिन जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बस के केस में 5 रुपये पर किलोमीटर पर पैसेंजर, तो यहाँ पे मेरी 2 यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, पहली किलोमीटर दूसरी पैसेंजर, ठीक है। तो इस केस में एज 2 यूनिट्स इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। और जब मेरे पास सिर्फ एक यूनिट इन्वॉल्व होती है तो उस केस में हम बोलते हैं सिंपल कॉस्ट यूनिट, ठीक है। सो जैसे कि एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पावर को किलोवाट आवर बेसिस में देखा जाता है, पर किलोवाट पर आवर बेसिस में, है ना। नेक्स्ट, होटल में अगर आप रूम ले रहे हो तो पर रूम पर डे के हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। हॉस्पिटल के केस में पेशेंट्स के लिए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर पेशेंट पर डे हॉस्पिटल में वो कितने दिन रुका, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 2 अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नॉर्मली आप देखोगे कि कंपोजिट यूनिट सर्विसेज के केस में ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग मेथड अवेलेबल है। पहला होता है वेटेड एवरेज एब्सोल्यूट बेसिस, दूसरा होता है सिंपल एवरेज कमर्शियल बेसिस। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है समझो। वेटेड एवरेज के अंदर हम लेते हैं सम ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटेटिव फैक्टर, है ना। मतलब क्वालिटी का फैक्टर नंबर 1 को मैं क्वांटिटी के फैक्टर नंबर 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस नेक्स्ट क्वालिटी के फैक्टर नंबर 2 को क्वांटिटी के फैक्टर नंबर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं वेटेड एवरेज बेसिस में। जब सिंपल एवरेज बेसिस की बात की जाती है तो यहाँ पे हम लेते हैं क्वालिटी वाले फैक्टर्स का एवरेज और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है टोटल क्वांटिटेटिव फैक्टर से, ठीक है। तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। अब बात आती है कि भाई क्वालिटेटिव फैक्टर और क्वांटिटेटिव फैक्टर क्या होता है। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट के अंदर ना 2 अलग अलग
हमारे पास यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो 2 यूनिट्स में से एक को हम क्लासिफाई करते हैं एज क्वालिटेटिव और एक को हम क्लासिफाई करते हैं एज क्वांटिटेटिव। तो इस केस में अगर आप देखें तो हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसके अंदर हमने क्या रेट डिसाइड किया था, पर किलोमीटर पर पैसेंजर। ठीक है, तो पर किलोमीटर पर पैसेंजर, यहाँ पे 2 यूनिट्स हमने इस्तेमाल किए। 2 यूनिट्स में से एक यूनिट हमारा क्वालिटेटिव कहलाता है, एक यूनिट यहाँ पे क्वांटिटेटिव कहलाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो पैसेंजर को भी मैं नंबर में गिन सकती हूँ, 1 2 3 4 कितने, किलोमीटर को भी मैं नंबर में निकाल सकती हूँ कि 10 15 20 25 कितना किलोमीटर है। तो भाई यहाँ पे तो दोनों क्वांटिटेटिव दिख रहे हैं, क्वालिटेटिव कौन सा होगा? तो एक बात समझो, इस तरीके से हम नहीं देखते कि भाई ये नंबर में है तो ये क्वांटिटेटिव हो गया, ये नंबर में नहीं है तो क्वालिटेटिव हो गया। हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जिस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो हमारा क्वांटिटेटिव कहलाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट जिस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो मेरा क्वालिटेटिव कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इस बस के अंदर चिंकी जा रही है या रामू जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि वो कितने किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये 10 किलोमीटर जा रही है इसलिए इससे 50 रुपए चार्ज किया गया, अगर रामू 20 किलोमीटर जाएगा तो उससे हम 100 रुपए चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन वेरिएबल कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? किलोमीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किलोमीटर्स क्या होगा मेरा? क्वांटिटेटिव फैक्टर। ठीक है, तो किलोमीटर्स को हम क्वांटिटेटिव फैक्टर बोलेंगे और पैसेंजर जो है वो मेरा क्या बन जाएगा? क्वालिटेटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को अलग किया जाता है। अब ये दोनों अलग अलग मेथड जो हमने देखे, वेटेड एवरेज बेसिस और सिंपल एवरेज बेसिस, दोनों का एग्जाम्पल देख लेते तो और अच्छे से हमको क्लैरिटी आ जाएगी। Illustration number 48. लॉरी starts with a load of 20 metric ton of goods from station A. स्टेशन A से मेरी लॉरी स्टार्ट हो रही है और उसमें कितना लोड है? 20 मेट्रिक टन का। It unloads 8 metric ton in station B. स्टेशन B में आपने कितना छोड़ दिया? 8 मेट्रिक टन। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है मेरा स्टेशन है, यहाँ से लॉरी स्टार्ट हो रही है, लॉरी में कितना सामान है? 20 मेट्रिक टन का। ये कहाँ तक गई? स्टेशन बी तक गई। स्टेशन बी तक पूरा 20 मेट्रिक टन लेके गए हम, और 8 मेट्रिक टन हमने छोड़ दिया स्टेशन नंबर बी में। आगे क्या बोल रहा है देखो, बैलेंस जितने भी गुड्स बचे वो हमने स्टेशन सी में छोड़ दिया। तो इसके बाद हम गए स्टेशन नंबर सी में, और स्टेशन नंबर सी में कितने बैलेंस गुड्स बचे होंगे? यहाँ पे जब मैंने 8 मेट्रिक टन छोड़ दिया तो मेरे लॉरी में कितना बचा? 12 मेट्रिक टन। ये 12 मेट्रिक टन हम स्टेशन नंबर सी में छोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद बोला जा रहा है ऑन रिटर्न ट्रिप इट रीचेज स्टेशन ए विथ अ लोड ऑफ 16 मेट्रिक टन। जब स्टेशन ए हम वापस जाते हैं तो स्टेशन ए में हम कितना छोड़ रहे हैं? 16 मेट्रिक टन, जो कि हमने स्टेशन नंबर सी से उठाया था। तो स्टेशन नंबर सी में हमारी गाड़ी खाली हो गई थी, फिर से लोड किया गया इसमें 16 मेट्रिक टन, और ये 16 मेट्रिक टन कहाँ खाली हुआ? स्टेशन नंबर ए में। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए आर, ए टू बी का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर का, बी टू सी का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर का, और सी टू ए का डिस्टेंस है 160 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे को दी हुई है। मेरे को बोला गया एब्सोल्यूट मैट्रिक टन किलोमीटर निकालो, कमर्शियल मैट्रिक टन किलोमीटर निकालो। सबसे पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर कौन सा है। ठीक है, सो पहली बात तो देखो, जो रेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किलोमीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वहां पे हमारा रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? ये एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में भी हमारा रेट किलोमीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो इसीलिए किलोमीटर्स मेरा क्या बन जाएगा? किलोमीटर्स इज माई क्वांटिटेटिव फैक्टर, और मेट्रिक टन क्या है? क्वालिटेटिव फैक्टर। वहां पे पैसेंजर्स मेरे क्वालिटेटिव थे, यहाँ पे मेट्रिक टन मेरा क्वालिटेटिव होगा। ठीक है, बस अब हमको सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर के केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो देखो, एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर मतलब यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ? वेटेड एवरेज बेसिस। वेटेड एवरेज बेसिस में हम देखते हैं कि भाई कितना किलोमीटर कितना मेट्रिक टन, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट केस में देखो, ए से बी जाते वक्त मेरे पास कितना मेट्रिक टन था? 20 मेट्रिक टन था। मैं कितने दूर के लिए गई? 80 किलोमीटर के लिए। तो हम बोलेंगे 20 मेट्रिक टन मल्टीप्लाइड बाय 80 किलोमीटर। नेक्स्ट,
इसके बाद जब मैं B2C जा रही हूँ तो उस केस में मेरे पास कितना मेट्रिक टन था, 12 मेट्रिक टन। कितने किलोमीटर के लिए गए हम, 120 किलोमीटर के लिए, तो 12 मेट्रिक टन मल्टीप्लाइड बाय 120 किलोमीटर। नेक्स्ट सिचुएशन, जब C2A हम जा रहे हैं तो हमारे पास कितना मेट्रिक टन है, 16 मेट्रिक टन। कितने किलोमीटर के लिए गए, 160 किलोमीटर, तो 16 मेट्रिक टन 160 किलोमीटर। ठीक, अब क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है बस। 20 इंटू 80 1600, 12 इंटू 120 दैट इज इक्वल टू 1440, 16 इंटू 160 दैट इज इक्वल टू 2560। इन सबको हम प्लस कर देंगे तो 1600 प्लस 1440 प्लस 2560 दैट इज इक्वल टू 5600। ये क्या होगा, मेट्रिक टन किलोमीटर। ठीक है, तो 5600 मेट्रिक टन किलोमीटर हमारा एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर के हिसाब से निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमर्शियल बेसिस। कमर्शियल बेसिस मतलब यहाँ पे मैं सिंपल एवरेज इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव बेसिस का एवरेज निकालते हैं। क्वालिटेटिव मेरे पास क्या है, क्वालिटेटिव मेरे पास मेट्रिक टन है, तो 20, 12 और 16 मेट्रिक टन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। A to B जाने के लिए 20 मेट्रिक टन था मेरे पास, B to C जब मैं गई तो 12 मेट्रिक टन था मेरे पास, और C to A जब हम आए तो 16 मेट्रिक टन था मेरे पास। डिवाइडेड बाय 3 नंबर्स लिए मैंने, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, टोटल ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो टोटल ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्टर कितना है, 80 किलोमीटर प्लस 120 किलोमीटर प्लस 160 किलोमीटर, 80 प्लस 120 प्लस 160। ठीक है, तो अगर हम एवरेज निकालें तो 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 16 मेट्रिक टन यहाँ पे आ रहा है एवरेज, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी कितनी है, 80 प्लस 120 प्लस 160 दैट इज इक्वल टू 360 किलोमीटर्स। ठीक है, सो 16 मेट्रिक टन मल्टीप्लाइड बाय 360 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 5760 मेट्रिक टन किलोमीटर। दोनों केसेस में आंसर अलग अलग ही आएगा। यहाँ पे 5600 मेट्रिक टन किलोमीटर आ रहा है, यहाँ पे 5760 मेट्रिक टन किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, सो हमने ये तो समझ लिया एब्सोल्यूट और कमर्शियल बेसिस क्या होता है। नाउ आगे देखो, यहां तक की चीजें हमने कंप्लीट कर ली। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली हैव द कॉस्ट दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट होंगे, हम जैसे भी कैलकुलेट करेंगे उसको 3 तरीके से हम डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, या फिर आप सेमी फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। फिक्स्ड को स्टैंडिंग चार्जेस भी बोला जाता है। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद भी हो गई फिर भी ये खर्चे लगेंगे, दैट इज माई स्टैंडिंग चार्जेस। सर्विस सेमी फिक्स्ड मतलब मेंटेनेंस चार्जेस। नॉर्मली सेमी फिक्स्ड के अंदर मेंटेनेंस चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हमने इसको मेंटेनेंस चार्जेस का नाम दिया है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब रनिंग चार्जेस, क्योंकि ये डे टू डे बेसिस में लगते हैं वेरिएबल खर्चे, इसीलिए इनको रनिंग कॉस्ट का नाम दिया गया। ठीक है, सो फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल खर्चे हमारे इस तरीके से हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना, हमको पता है कि बहुत सारी अलग अलग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, पर हमारा मेन फोकस 3 सेक्टर्स के ऊपर होगा, ट्रांसपोर्ट, होटल एंड हेल्थ केयर। तो हमारे जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो ट्रांसपोर्ट, होटल एंड हेल्थ केयर के ऊपर ही बेस होने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू होटल सेक्टर, क्या बोल रहा है देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 50 हम देख रहे हैं आपकी बुक का। अ लॉजिंग होम इज बिंग रन इन अ स्मॉल हिल स्टेशन विथ 50 सिंगल रूम्स। 50 सिंगल रूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन। ओके, तो 6 ऑफ सीजन मंथ्स हमारे होते हैं ईयर में। ये 6 ऑफ सीजन में हम कंसेशनल रेट ऑफर करते हैं, मतलब बचे हुए 6 मंथ्स में हम नॉर्मल रेट चार्ज करते होंगे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज, मतलब जो भी मेरा रेंट होता है बचे हुए 6 मंथ्स में, मतलब जब सीजन होता है, जब 6 मंथ्स में मेरा जो रेंट होता है उसका हाफ मैं चार्ज करने वाली हूँ ऑफ सीजन में। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ द रूम रेंट। हमको कितना प्रॉफिट चाहिए, 20% ऑफ द रूम रेंट। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। एज्यूम अ मंथ टू बी ऑफ 30 डेज। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम एक चीज पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ से मेरे को ये पता चला कि हम पूरे 1 साल की इंफॉर्मेशन मेरे को दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट 6 महीने ये मेरे ऑफ सीजन है, बचे हुए 6 महीने
ये मेरा सीजन है, मतलब यहाँ पे मैं सही रेट चार्ज करती हूँ। ठीक है, हमको बोला गया कि हर एक महीने में कितने दिन होंगे, 30 डेज, तो टोटल कितने हो गए 180 डेज, यहाँ पे 180 डेज हो गए यहाँ पे। ठीक, इसके बाद बोला गया कि जब ऑफ सीजन होगा तो हम कितना रेट चार्ज करेंगे, हाफ रेट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे ना तो बहुत सारी चीजें वैसे ही दिमाग में क्लियर हो जाएंगी बिना टेंशन के, तो इसीलिए हम चीजों को ड्रॉ करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है हमको ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80% वाइल इन द ऑफ सीजन इट इज 40%। मतलब हमारा जब ऑफ सीजन चलता है तो मेरा ऑक्यूपेंसी कितना है, सिर्फ 40% का। लेकिन जब मेरा सीजन चलता है, जब हमारे होटल्स चलते हैं, तो उस केस में हमारा ऑक्यूपेंसी रेट होता है 80%। ठीक है, तो अगर देखा जाए 180 दिन है जिसमें मेरा 40% सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्यूपेंसी हो रहा है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, टोटल ऑक्यूपेंसी कितनी होगी, टोटल ऑक्यूपेंसी 180 डेज का 40%। ठीक है, और एज मेरे पास 50 रूम्स है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया था स्टार्टिंग में कि भाई मेरे पास 50 रूम्स अवेलेबल हैं, तो मैं इसको अगर 50 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितने रूम्स मेरे भरे होते हैं। 180 इंटू 40% इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 3600 रूम डेज मेरा ऑक्यूपेंसी रहता है इन ऑफ सीजन। रूम डेज मतलब पर रूम पर डे बेसिस में। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स जब सीजन चल रहा है तो 80% ऑक्यूपेंसी रहती है, मतलब 180 दिन है, 50 रूम है, मल्टीप्लाइड बाय 80% यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है। देखो मैंने क्या किया, 180 दिन को 50 रूम से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमने कौन सा बेसिस इस्तेमाल किया, एब्सोल्यूट बेसिस इस्तेमाल किया। नॉर्मली आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट बेसिस ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो एब्सोल्यूट बेसिस हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया और इसके थ्रू अब क्या आ रहा है, 180 इंटू 50 रूम मल्टीप्लाइड बाय 80% दैट इज इक्वल टू 7200 रूम डेज मेरे होते हैं इन सीजन। ठीक है, टोटल कितने डेज, पूरे साल भर में कितने रूम डेज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो टोटल ऑक्यूपेंसी इन अ ईयर अगर मेरे को निकालना है, तो अगर ऑफ सीजन है तो 3600 रूम डेज भरे होते हैं, और अगर सीजन है तो 7200 होते हैं। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10,800 रूम डेज। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद मेरे को दिया हुआ है एक्सपेंसेस। स्टाफ का सैलरी दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट 2,75,000, रिपेयर्स टू बिल्डिंग दिया हुआ है, लॉन्ड्री एंड लिनन दिया हुआ है, इंटीरियर एंड टेपेस्ट्री दिया हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सबको टोटल कर लेंगे क्योंकि ये खर्चे तो हमको इन्वॉल्व करने ही होंगे, है ना। ये सारे खर्चे हैं मेरे जो मेरे को पूरे एग्जैक्ट अमाउंट में दिया हुआ है कैलकुलेट करके, तो इसको मैं ट्रीट करूंगी एज माई स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, क्या क्या चार्जेस मेरे पास है, स्टाफ का सैलरी 2,75,000, ये पूरे साल भर का दिया हुआ है, मतलब ऑफ सीजन हो या सीजन हो टोटल मेरे को इतना पे करना है, 2,75,000। रिपेयर्स टू बिल्डिंग 1,30,500, रिपेयर्स 1,30,500। नेक्स्ट लॉन्ड्री एंड लिनन दिया हुआ है मेरे को 40,000। नेक्स्ट इज आर इंटीरियर एंड टेपेस्ट्री 87,500। नेक्स्ट इज आर सन्ड्री एक्सपेंसेस 95,400, सन्ड्री एक्सपेंसेस 95,400। टोटल कर लेंगे हम ये सारे एक्सपेंसेस को, 2,75,000 प्लस 1,30,500 प्लस 40,000 प्लस 87,500 प्लस 95,400 दैट इज इक्वल टू 6,28,400। ठीक है, इसके अलावा मेरे को क्या दिया हुआ है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग एट द रेट 5% एंड ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट द रेट 15% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब देखो इसके साथ साथ मेरे को बिल्डिंग का वैल्यू और मेरे को फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। टोटल इन्वेस्टमेंट इन द होम 100 लाख का हुआ है, 80 लाख बिल्डिंग में हुआ है, बैलेंस फर्नीचर और इक्विपमेंट में हुआ है। बैलेंस मतलब 20 लाख हमारा फर्नीचर और इक्विपमेंट में हुआ है। तो ये जो बिल्डिंग का है, बिल्डिंग पे मैं कितना चार्ज करने वाली हूँ, 80 लाख का 5%, है ना, तो 80 लाख का 5% इज 4 लाख। और नेक्स्ट मेरे फर्नीचर पे कितना चार्ज करने वाले हैं हम, फर्नीचर पे हम 20 लाख का
15% चार्ज करने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू 3 लाख। टोटल कर लेंगे हम यहाँ पे 6,28,400 प्लस 7 लाख, दैट इज इक्वल टू 13,28,400। ठीक है, ये हो गए मेरे स्टैंडिंग चार्जेस। नाउ इसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, रूम अटेंडेंट आर पेड 5 पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इन अ मंथ। तो पर रूम डे बेसिस में मैं 5 रुपए पे करने वाली हूँ रूम अटेंडेंट को। तो मेरे को पता है रूम डे कितने हैं, मैंने पहले निकाल लिया 10,800। तो मैं अटेंडेंट का खर्चा यहाँ पे निकाल सकती हूँ। अटेंडेंट कॉस्ट 5 रुपए पर रूम डे चल रहा है, और एज हमारे पास यहाँ पे 10,800 रूम डेज हैं, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 10,800, दैट इज इक्वल टू 54,000 रुपीज मैं रूम अटेंडेंट को पे कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज आर मंथली लाइटिंग चार्जेस। 120 पर रूम बेसिस में होता है, मंथली बेसिस में मतलब 120 रुपए पर रूम पर मंथ बेसिस में चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स इन विंटर, जब ये 30 रुपए पर रूम हो जाता है। अब बताओ विंटर जो है ये ऑफ सीजन में आएगा कि सीजन में आएगा? पहली बात तो हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन नॉर्मली कब जाना पसंद करते हैं लोग? समर सीजन में, क्योंकि अपनी जगह पे गर्मी होती है, वहां पे ठंडी होती है, तो हमको वहां ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो विंटर जो है वो ऑफ सीजन के अंदर आएगा, है ना? तो विंटर हमारा ऑफ सीजन के अंदर कवर होगा। अब बोला जा रहा है विंटर में 4 महीने कितना चार्ज किया जाता है? 30 रुपए पर रूम। और हमारे बचे हुए जो 2 महीने होंगे ऑफ सीजन के, वहां पे मैं कितना चार्ज करूंगी? 120 रुपए पर रूम। ठीक है, तो अब इसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे लाइटिंग चार्जेस। ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट होगा लाइटिंग चार्जेस। पहली बात तो मेरे पास है 6 महीने फर्स्ट ऑफ सीजन वाले, और बचे हुए 6 महीने हैं मेरे पास सीजन वाले। ऑक्यूपेंसी कितनी है? ऑक्यूपेंसी मेरे पास ऑफ सीजन में है 40% और सीजन में है मेरे पास ऑक्यूपेंसी 80%। ठीक है, इसके बाद मेरे को बोला गया कि भाई ये 6 मंथ्स ऑफ सीजन वाले को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले 4 महीने विंटर वाले, यहाँ पे मेरा लाइटिंग चार्ज होगा 30 रुपए पर रूम बेसिस में, और बचे हुए 2 महीने मेरा लाइटिंग चार्ज होगा 120 रुपए पर रूम। ठीक है, इस 6 मंथ्स में, जब सीजन वाले 6 मंथ्स है, तो इस केस में पूरा रेट क्या रहेगा? 120 रुपए पर रूम, क्योंकि सिर्फ 4 महीने के लिए 30 रुपए पर रूम बेसिस में चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे कैलकुलेशन होगी। फर्स्ट हम ये 30 पर रूम बेसिस वालों के लिए कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट 4 महीने। ठीक, तो 30 रुपीज चार्ज होगा पर रूम बेसिस में, 4 महीने के लिए चार्ज होगा एज पर रूम पर मंथ बेसिस है। ये 4 महीने हमारे पास अवेलेबल है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास कितने रूम्स हैं? हमारे पास 50 रूम्स हैं, और ये 50 रूम की ऑक्यूपेंसी कितनी रहने वाली है? 40%। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला सिचुएशन। नेक्स्ट, यहाँ पे अब मेरे पास है 120 रुपए कितने महीनों के लिए? 2 महीने के लिए, और उसके साथ साथ मेरे पास कितने रूम अवेलेबल हैं? 50। इनकी ऑक्यूपेंसी क्या रहेगी? 40%। ठीक है, सिमिलर वे में हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। 120 रुपए रहेगा कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। नेक्स्ट, 50 रूम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑक्यूपेंसी कितनी है? 80%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाइटिंग के चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 2400 यहाँ पे आ रहा है। 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 40%, दैट इज इक्वल टू 4800 आ रहा है। 120 इंटू 6 इंटू 50 इंटू 80%, दैट इज इक्वल टू 28,800 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो टोटल अगर हम कर लें तो टोटल हमारे पास आ रहा है 28,800 प्लस 4,800 प्लस 2,400, दैट इज इक्वल टू 36,000 का मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है? रूम का लाइटिंग चार्जेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने डेज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई जो लाइटिंग चार्जेस दिए वो मेरे को मंथली बेसिस में दिए, तो मैं क्यों यहाँ पे डेज का इस्तेमाल करूंगी? हम यहाँ पे सिर्फ मंथ का इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए हमने 4 महीने लिए हैं, ना कि नंबर ऑफ डेज को इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लाइटिंग चार्जेस कैलकुलेट। तो मैंने सारे के सारे खर्चे निकाल लिए। हर एक खर्चों का आप वर्किंग नोट का नाम दे सकते हो। अब एक बात आती है कि भाई मैंने यहाँ पे तो पूरा ड्रू करके बना दिया आपके लिए, आप क्या ऐसे ड्रॉ कर सकते हो? देखो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए
अनक्लीन वे में ड्रॉ किया है, पर आप ड्रॉ करके बना सकते हो। मतलब ऐसे चार्ट्स चलेंगे, एक साल के बाद 6 महीने आप ऐसे बाइफरकेट कर रहे हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको हर एक चीज को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस प्रॉपर वे में ड्रॉ करना और साथ साथ वर्किंग नोट नंबर दे देना। इसको हम बोल देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, जहाँ पे हमने ऑक्यूपेंसी निकाल ली डेज की। नेक्स्ट आ गया वर्किंग नोट नंबर 2, जहाँ पे मैंने स्टैंडिंग चार्जेस निकाल लिए। वर्किंग नंबर 3, यहाँ पे मैंने अटेंडेंस का कॉस्ट निकाल लिया, अटेंडेंट का कॉस्ट निकाल लिया, और लास्ट में मैंने लाइटिंग चार्जेस निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको टोटल को प्रेजेंट करूंगी। सबसे पहले मेरे पास आएगा स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 शो कर रहा है। कितना अमाउंट है मेरे पास? 13,28,400। इसके बाद मेरे पास क्या खर्चे आते हैं? अटेंडेंट के खर्चे। ये कहाँ निकाला है हमने? वर्किंग नोट नंबर 2 में। फिर हमारे पास आता है लाइटिंग का कॉस्ट, ये हमने निकाला है वर्किंग नोट नंबर 3 में, ठीक। अटेंडेंट का कॉस्ट कितना है? 54,000। लाइटिंग का कॉस्ट कितना है? 36,000। सो 54,000 एंड 36,000, ये हो गया मेरा टोटल खर्चा। 13,28,400 प्लस 54,000 प्लस 36,000 दैट इज इक्वल टू 14,18,400। अब देखो, ये जो मेरे पास 14,18,400 आया है, ये अमाउंट पूरे के पूरे साल भर का है, ठीक है। अब मेरे को इसके बेसिस में क्या निकालना पड़ेगा? रूम का रेंट निकालना पड़ेगा। रूम के रेंट के लिए क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में बोला गया कि रूम का रेंट ऑफ सीजन में हाफ चार्ज किया जाएगा, है ना, और जो मेरा सीजन है उसमें मैं क्या चार्ज करूंगी? फुल रेट चार्ज करूंगी, ठीक है। ये मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको देखो, हम उसी तरीके से बाइफरकेट करेंगे। तो अब मेरे पास जो दिन होंगे ना, वो दिन थोड़े अलग होंगे। मेरे पास रूम डेज टोटल कितने अवेलेबल थे? रूम डेज मेरे पास अवेलेबल है 10,800, है ना। ये 10,800 में से ऑफ सीजन वाले कितने हैं? ऑफ सीजन वाले हमारे पास है 3,600 रूम डेज, और सीजन वाले कितने हैं? 7,200 रूम डेज, ठीक है। ये 3,600 रूम डेज जो है मेरे पास ऑफ सीजन वाले, एज ऑफ सीजन के हैं, मतलब यहाँ पे मेरा रेट क्या होगा? 50% कम होगा। मैं यहाँ पे जस्ट हाफ चार्ज करने वाली हूँ, ठीक है। तो जस्ट हाफ यहाँ पे चार्ज होगा, और 7,200 रूम डेज जो है यहाँ पे मैं 100% रेट चार्ज करने वाली हूँ, है ना। 100% रेट चार्ज होगा। एज 100% रेट चार्ज होगा तो इक्विवेलेंट यूनिट्स के हिसाब से यहाँ पे मेरे पास 7,200 रूम्स ही आ जाएंगे। मैंने क्या किया? 7,200 को 100% से मल्टीप्लाई किया फॉर फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट रूम डेज, ठीक है। तो मेरे पास 7,200 रूम डेज आ गए। अब यहाँ पे मैं कितना रेट चार्ज कर रही हूँ? जस्ट हाफ रेट चार्ज कर रही हूँ। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि भाई अगर फुल रेट चार्ज किया हो जाता तो उस केस में मेरे पास कितने रूम्स आते, कितने रूम डेज आते? 1,800 रूम डेज आते, ठीक है। अब बात आती है कि हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स क्यों निकाले। इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने इसलिए निकाले क्योंकि भाई देखो, खर्चा मेरा है टोटल में खर्चा है, मतलब पूरे साल भर का खर्चा मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन इस साल भर के खर्चे को मेरे को डिवाइड करना है। एक तो पहली बात ऑफ सीजन के लिए जहां पे हाफ रेट चार्ज होने वाला है, और दूसरा सीजन के लिए जहां पे फुल रेट चार्ज होने वाला है। तो पहली बात तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जब हाफ रेट चार्ज कर रही हूँ तो कितने रूम डेज है मेरे पास? 3,600 रूम डेज है। यहाँ पे मैं हाफ रेट चार्ज कर रही हूँ, मतलब अगर मैं 1,800 रूम के लिए फुल रेट चार्ज करूं या फिर 3,600 रूम के लिए हाफ रेट चार्ज करूं, सेम चीज है। ऑफकोर्स ही बात है, समझ लो हमारा रूम का रेंट 1,000 रुपए है, ठीक है। 1,000 का 50% मतलब कितना हो गया? 500 रुपए, ठीक है। अगर मैं 3,600 को 500 से मल्टीप्लाई करूं, 3,600 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो ये आता है मेरे पास 18 लाख। या तो मेरे पास 18 लाख ऐसे आए, या फिर 1,800 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 करके 18 लाख आए। बात तो एक ही है ना, एटलास 18 लाख ही तो आ रहा है तुम्हारे पास। तो हमने क्या किया? फिनिश्ड यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल ली अपने हाफ यूनिट्स के। तो हमने एज यहाँ पे 50% चार्ज किया था, तो हमने बोला कि अगर 3,600 रूम पे 50% चार्ज करो या 1,800 रूम पे 100% रूम रेंट चार्ज करो, दोनों ही बात एक ही है ना। तो हमने इक्विवेलेंट यूनिट यहाँ पे निकाल लिया, और एज यहाँ पे पूरा 100% रेट चार्ज हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे 7,200 रूम ही होंगे, ठीक है। तो फुल रेंट अगर देखा जाए तो हम चार्ज कर रहे हैं 7,200 प्लस 1,800, 9,000 रूम डेज के ऊपर, ठीक है। अब देखो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी है।
टोटल कॉस्ट हमने अभी निकाला, दैट इज आर 14,18,400, ठीक, 14,18,400 मेरा टोटल कॉस्ट है। टोटल नंबर ऑफ रूम डेज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इक्वलेंट रूम डेज, नौ 9,000 है मेरे पास, है ना। तो इसकी मदद से मैं क्या निकाल सकती हूँ? पर रूम डे का कॉस्ट। क्या करेंगे हम? टोटल खर्चों को टोटल रूम डेज से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 14,18,400 डिवाइडेड बाय 9,000 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 157.6, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने 157.6 निकाला है, ये हर एक रूम का कॉस्ट है, ठीक है। हर एक रूम डे का कॉस्ट मेरे पास आया है 157.6। इस पे हम प्रॉफिट कितना चाहते हैं? तो मैनेजमेंट को प्रॉफिट चाहिए 20% ऑफ द रूम रेंट। प्रॉफिट हमारा रूम रेंट के बेसिस में, रूम रेंट तो अभी निकला ही नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? लेट्स से रूम रेंट मेरा है 100। अगर 100 मेरा रूम रेंट है तो मेरा प्रॉफिट कितना चार्ज किया जाएगा इसके ऊपर? प्रॉफिट बोला गया है क्वेश्चन में 20% ऑफ रूम रेंट आप लोगे, मतलब 20 रुपए। तो अगर मैं अपने रूम रेंट से प्रॉफिट को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेंगे? खर्चे बचेंगे, जो कि 80 को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो मैं क्या बोलूंगी? भाई मेरे पास कॉस्ट दिया हुआ है जो कि 80 को डिनोट करता है, मेरे को प्रॉफिट चाहिए जो कि 20 को डिनोट करता है। तो हम बोलेंगे 157.6, ये किसको डिनोट करता है? 80 को, मल्टीप्लाइड में मेरे को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए जो कि 20 को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 39.4 इज माई प्रॉफिट। और प्रॉफिट अगर आपको पता चल गया तो आप रूम रेंट इजीली निकाल सकते हो। रूम रेंट कितना होगा? 157.6 प्लस 39.4 दैट इज इक्वल टू 197 इज माई रूम रेंट, ठीक है। 197 मेरा रूम रेंट आया है। अगर मैं पूरा का पूरा रूम रेंट चार्ज करती हूँ तो एज हम सीजन में, मतलब 6 मंथ्स पे हम पूरा का पूरा रूम रेंट चार्ज करने वाले हैं, तो फॉर सीजन मेरा रूम रेंट 197 ही होने वाला है। लेकिन ऑफ सीजन हम कितना चार्ज करेंगे? हाफ, 50% चार्ज करेंगे। तो ये रूम रेंट जो है वो दो तरीके से हम देखेंगे। अब रूम रेंट फॉर 6 मंथ्स जो कि मेरे सीजन वाले हैं, दूसरा रूम रेंट फॉर 6 मंथ्स जो कि मेरे ऑफ सीजन है, ठीक। तो अगर सीजनल चल रहा है हमारा सीजन चल रहा है, तो उस केस में हम पूरा अमाउंट चार्ज करेंगे। मेरा रूम रेंट होगा ₹197 पर रूम डे, ठीक है। लेकिन अगर ऑफ सीजन की बात किया जाए तो क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि ऑफ सीजन में हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट हम चार्ज करेंगे, ठीक है। सो ये जो मेरा रूम रेंट आया है 197, उसका मैं हाफ यहाँ पे चार्ज करूंगी, ठीक। 197 का 50% अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 98.5 पर रूम डे। तो ये हो गए हमारे रूम रेंट। आई होप क्लैरिटी आई हो। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, पर इसके कारण ना अब आगे के सारे क्वेश्चंस हमारे लिए आसान हो जाएंगे। एक बार और मैं आपको सारी चीजें समझा देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने कवर की, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने ऑक्यूपेंसी के हिसाब से नंबर ऑफ डेज निकाल लिए, नंबर ऑफ रूम डेज निकाल लिए। ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी रहती है 40%, सीजन में ऑक्यूपेंसी रहती है 80%। इसके हिसाब से हमने यहाँ पे रूम डेज कैलकुलेट कर लिया कि भाई 6 महीने में 180 दिन होंगे, 40% हमारा ऑक्यूपेंसी है और 50 रूम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो टोटल 3,600 रूम डेज मेरे पास अवेलेबल हैं 6 मंथ्स ऑफ सीजन के समय। सीजन के समय हमने निकाल लिया कि भाई 80% ऑक्यूपेंसी अगर है, 180 दिन हमारे पास हैं, 50 रूम्स अवेलेबल हैं, 80% की ऑक्यूपेंसी है, तो 7,200 रूम डेज यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसकी मदद से मेरे को टोटल ऑक्यूपेंसी पता चल गई। टोटल ऑक्यूपेंसी के बाद हमने सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल कर लिया। ये सारे स्टैंडिंग चार्जेस प्लस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हमने उसको यहाँ पे टोटल निकाल लिया। इसके बाद अटेंडेंट का कॉस्ट बोला गया था कि भाई 5 रुपए पर रूम डे के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो 5 रुपए, और एज हमारे पास 10,800 रूम डे आए एज पर वर्किंग नोट नंबर 1, तो हमने 5 रुपए 10,800 दिन पे चार्ज किया और 54,000 रुपीज हमारा अटेंडेंट का कॉस्ट आ गया। लाइटनिंग चार्जेस के लिए बोला गया कि भाई फर्स्ट 4 महीने ऑफ सीजन हम 30 रुपए पर मंथ पर रूम बेसिस में चार्ज करेंगे, ठीक है। तो एज पर मंथ बेसिस में मेरे को दिया हुआ था, मेरे पास 4 महीने के लिए रेट चार्ज होने वाला है, तो मैंने बोला 30 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 4। और एज हमारे पास ऑक्यूपेंसी कितनी है? 40%। कितने रूम्स अवेलेबल हैं? 50।
तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आ गया 2,400 रुपए फॉर लाइटनिंग चार्जेस फॉर दिस 4 months। नेक्स्ट 2 महीने जो होंगे मेरे ऑफ सीजन के बचे हुए, वहां पे मेरे को चार्ज करना है 120 रुपए पर मंथ। आज 2 महीने हैं तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, 50 रूम है और ऑक्यूपेंसी कितनी है 40%। ऐसे करके हमने ये वाला खर्चा भी निकाल लिया। सिमिलर वे में बचे हुए 6 months जो सीजन वाले हैं उसके लिए हमने खर्चा निकाला कि भाई 120 रुपए चार्ज किया जा रहा है पर रूम पर मंथ बेसिस में। 6 महीने हैं हमारे पास, ऑक्यूपेंसी 80% है, 50 रूम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ऐसा करके हमारे पास 28,800 आ गया टोटल। जब हमने लाइटनिंग चार्जेस किए तो 36,000 रुपीज हमारे पास आ गया। एज सारे के सारे खर्चे हमने रिकॉर्ड कर लिए थे तो सारे के सारे खर्चों का टोटल निकाल लिया, तो टोटल पूरे साल भर का खर्चा मेरे पास आ गया 14,18,400। ना इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने निकाला कि भाई अगर 14,18,400 मेरा टोटल कॉस्ट है तो हर एक रूम डे के हिसाब से कितना कॉस्ट चार्ज होना चाहिए। अब रूम डे में एज क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि जो ऑफ सीजन वाले रूम डेज हैं उनके ऊपर तुम सिर्फ 50% ही रेंट चार्ज करोगे। तो हमने बोला कि अगर आप 50% 3,600 रूम के ऊपर चार्ज कर लो या फिर 100% 1,800 रूम के ऊपर चार्ज कर लो, एक ही बात है ना। तो हमारे पास 1,800 रूम डेज आ गए, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ दिस 3,600 का 50%। नेक्स्ट 7,200 रूम डेज पे तो पूरा 100% रेट चार्ज होने वाला है, तो इसके लिए मेरे पास 7,200 रूम डेज ही आ गए। ठीक, टोटल रूम डेज जो देखा जाए इक्विवेलेंट वाले मेरे पास आ गए 9,000 रूम डेज। अब 9,000 रूम डेज के ऊपर मैं ये खर्चा चार्ज करूंगी। खर्चा मैंने चार्ज किया तो मेरे पास आया 157.6। आज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ था कि जो प्रॉफिट है तुम रूम रेंट के ऊपर चार्ज करोगे 20%, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि भाई रूम रेंट के ऊपर अगर हम 20% चार्ज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कॉस्ट मेरा 80 आ रहा है, प्रॉफिट मेरा 20 को डिनोट करता है। इसके हिसाब से मैंने ये कैलकुलेट किया, प्रॉफिट 39.4 और मेरे पास रूम रेंट आ गया 197। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो 197 रुपीज है वो टोटल रूम रेंट है जो कि मैं 6 मंथ सीजन वाले में चार्ज करने वाली हूँ, और बचे हुए ऑफ सीजन में हम कितना चार्ज करेंगे 50% चार्ज करेंगे, तो उसके हिसाब से 98.5 पर रूम डे मेरे पास चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने होटल से रिलेटेड देखा है। नेक्स्ट इज आर इलस्ट्रेशन नंबर 57। क्या बोल रहा है देखो, XYZ लिमिटेड रन्स अ हॉलीडे होम। फॉर दिस पर्पस इन्होंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है। रेंट कितना पे करते हैं वो 10,000 रुपए पर मंथ अलॉन्ग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग। ठीक है, तो देखो इसको समझो, XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड ने रामू से बिल्डिंग रेंट पे ली। ठीक है, अब बिल्डिंग रेंट पे ली तो इनको ये रेंट देते होंगे, रेंट दे रहे हैं 10,000 रुपए पर मंथ प्लस 5% ऑफ टेकिंग। अब ये 5% ऑफ टेकिंग क्या है, तो जो XYZ लिमिटेड है ना, बिल्डिंग को रेंट में लेने के बाद बिल्डिंग के सारे रूम्स को वो रेंट पे देते हैं। रूम्स को रेंट देने से ये अर्निंग होती होगी इनको, जो भी अर्निंग हो रही है ना इनकी उसका 5% उनको देना पड़ेगा रामू को। तो रामू को रेंट के दौर पे 10,000 पर मंथ फिक्स तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ 5% ऑफ टेकिंग भी मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सिंगल रूम कितने हैं, डबल रूम कितने हैं, ट्रिपल रूम कितने हैं, उनके नंबर्स दिए हुए हैं, साथ साथ उनका ऑक्यूपेंसी दिया हुआ है। रेंट ऑफ डबल रूम सूट इज टू बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम सूट। डबल रूम सूट का रेंट कितना है, जो 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम सूट है। ठीक है, ट्रिपल रूम का रेंट कितना है, डबल ट्वाइस ऑफ द डबल रूम सूट। ठीक है, तो डबल रूम सूट का ट्वाइस हम रेंट चार्ज करते हैं फॉर ट्रिपल रूम्स। डबल रूम का जो रेंट है वो 2.5 टाइम्स है ऑफ सिंगल रूम सूट। ठीक है, तो लेट्स से अगर सिंगल रूम का रेंट 100 रुपए है तो 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम डबल रूम का रेंट होगा, मतलब 250 रुपए। और ट्रिपल रूम का रेंट कितना होगा, डबल ऑफ डबल रूम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 रुपए। इस तरीके से यहाँ पे रेंट डिसाइडेड है। ठीक, इसके बाद मेरे को सारे के सारे खर्चे दिए हुए हैं और उसके बाद प्रॉफिट बोला गया 20% ऑन टोटल टेकिंग। आपको एज्यूम करना है 360 डेज इन अ ईयर। अब आपको क्या कैलकुलेट करने बोला गया है, रेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया हर एक रूम के लिए। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो मेरे को ऑक्यूपेंसी दी हुई है, तो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से मैं रूम डेज निकाल सकती हूँ इजिली, है ना। तो वो हम निकाल लेते हैं, सिंगल रूम, डबल रूम एंड ट्रिपल रूम। ऑक्यूपेंसी के लिए बोला गया है कि भाई यहाँ पे 100 यूनिट्स हैं, 100% ऑक्यूपेंसी है,
100 यूनिट्स है, 100% ऑक्यूपेंसी है। कितने दिन है हमारे पास? 360 डेज है। तो नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाई कर दोगे उसको नंबर ऑफ डेज से, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? रूम डेज आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 36,000 रूम डेज। नेक्स्ट, डबल रूम सूट्स के लिए बोला गया है 50 नंबर्स हैं, 80% ऑक्यूपेंसी है और 360 डेज है। तो 50 नंबर्स, 80% ऑक्यूपेंसी एंड 360 डेज। 50 इंटू 360 इंटू 80% दैट इज इक्वल टू 14,400। नेक्स्ट, ट्रिपल रूम के लिए बोला गया कि हमारे पास 30 है इन नंबर्स और 60% ऑक्यूपेंसी है। 30 इन नंबर, 60% ऑक्यूपेंसी एंड 360 डेज। 30 का 60% एंड 360 इज इक्वल टू 6480 रूम डेज। ठीक है, तो अब मेरे पास रूम डेज आ गए हैं, सिंगल रूम के अलग, डबल रूम के अलग, ट्रिपल रूम के अलग। भले मेरे पास रूम डेज है लेकिन ये अलग अलग अवेलेबल है। सिंगल रूम के लिए अलग है, डबल रूम के लिए अलग है, ट्रिपल रूम के लिए अलग है। मेरे को अगर खर्चा एक साथ दिया हुआ है लेकिन ये रूम डेज अलग अलग दिए हुए हैं हर एक सिचुएशन के लिए, तो मैं इसको कंपेयर कैसे करूं? मेरे पास तो एक बेस है ही नहीं, मेरे पास अलग अलग बेस है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इन सब को सेम यूनिट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम यूनिट पे कन्वर्ट करने के लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? रेंट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई ट्रिपल रूम के लिए तुम डबल रेट चार्ज करोगे ऑफ डबल रूम एंड डबल रूम के लिए तुम 2.5 टाइम्स चार्ज करोगे ऑफ सिंगल रूम। अब इससे क्या कर सकती हूँ ना, मैं ट्रिपल रूम को पहले डबल रूम पे कन्वर्ट कर सकती हूँ और डबल रूम को मैं सिंगल रूम में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मतलब इक्वलेंट यूनिट्स निकाल सकती हूँ। कैसे निकलेंगी देखो। अब ये जो 36,000 रूम डेज मेरे पास आए हैं, ये 36,000 रूम डेज तो सिंगल रूम के ही हैं, तो उस केस में मेरे को कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सारे को सिंगल रूम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये तो 36,000 ही रहेगा। जो डबल रूम्स हैं वो कितने हैं? 14,400 रूम डेज मेरे पास अवेलेबल है। अब एक चीज मेरे पास यहाँ पे कनेक्टिविटी है कि भाई जो डबल रूम्स है उनका जो रेंट है वो 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम, मतलब या तो तुम 14,400 रूम डेज दे दो डबल रूम के या फिर 36,000 रूम डेज दे दो सिंगल रूम के। अगर आप 14,400 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 36,000 आते हैं। तो मतलब 36,000 रूम डेज अगर मैं सिंगल रूम को रेंट पे दे रही हूं या फिर मैं डबल रूम को 14,400 डेज पे रेंट पे दे रही हूँ, दोनों केसेस में मेरा अमाउंट जो मेरे को रिसीव होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? डबल रूम को सिंगल रूम के इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया। नाउ ट्रिपल रूम के लिए क्या बोला गया है? ट्रिपल रूम जो है उसका रेंट है ट्वाइस ऑफ द डबल रूम। तो अभी जो मैंने इसको इनटू किया 2 से, तो इससे ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया टू डबल रूम। अब मेरे को उसको किस में कन्वर्ट करना है? सारे के सारों को मैं सिंगल यूनिट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो अब ये डबल रूम का अमाउंट हो गया, तो इसको मैं अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सिंगल रूम के रूम डेज आ जाएंगे 6480 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 32,400 ये आ रहा है। अब ये क्या डिनोट करता है? 6,480 रूम डेज ट्रिपल रूम के दो या फिर 32,400 रूम डेज सिंगल रूम के दो, आपको सेम रेंट रिसीव होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम तीनों को सिंगल रूम के यूनिट्स में, रूम डेज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम टोटल कर सकते हैं रूम डेज को क्योंकि सबका बेस एक ही है, सबको हमने सिंगल रूम में कन्वर्ट कर लिया। 36,000 प्लस 36,000 प्लस 32,400 दैट इज इक्वल टू 1,04,400। ठीक है, रूम डेज मेरे पास अवेलेबल हो गए। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद देखो क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है सारे के सारे खर्चे, तो खर्चों को टोटल कर लेंगे हम। 14,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2,15,000 प्लस 1,23,500 प्लस 80,500 प्लस 74,000 प्लस 1,53,000 दैट इज इक्वल टू 25,21,000 आ रहा है। अब ये खर्चे तो हैं, इसके साथ साथ ऊपर में मेरे को एक और खर्चा दिया हुआ था दैट इज रेंट, तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी। आप क्या करोगे? आप तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर नहीं कर सकते ना एग्जाम में। आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये ऐसा टेबल बनाओगे टोटल कॉस्ट का, जिसमें सारे के सारे खर्चे अलग अलग करके लिखोगे और फिर उसके बाद उसका टोटल निकालोगे। ठीक है, तो ये है टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग रेंट। कितना आया अमाउंट? 25,21,000। अब इसमें मैं रेंट का अमाउंट ऐड कर दूंगी। रेंट कितना चार्ज करने बोला गया है? 10,000 रुपए पर मंथ बेसिस में, मतलब 10,000 12 महीने के लिए 1,20,000 हो जाता है, प्लस 5% ऑफ टेकिंग।
अभी तो मेरे को टेकिंग पता ही नहीं है, तो टेकिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी हम इसको 5% ऑफ टेकिंग ही लिखेंगे। 10,000 इंटू 12 करूँ तो कितना आ रहा है, 1,20,000 आ रहा है प्लस 5% ऑफ टेकिंग। तो मेरा अब टोटल कॉस्ट कितना हो गया बताओ। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 25,21,000 प्लस 1,20,000 दैट इज इक्वल टू 26,41,000 प्लस 5% ऑफ टेकिंग। ये मेरा है टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रॉफिट कितना चार्ज करना है, 20% ऑन टोटल टेकिंग। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगी यहाँ पे मेरा जो टेकिंग है दैट इज जो मेरा रेंट होगा वो टेकिंग होगा इज इक्वल टू, इसमें आ जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मैं कितना लोगों से चार्ज करूंगी, जितना मेरा खर्चा हुआ है प्लस जितना मेरे को प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, खर्चा कितना है मेरा 26,41,000 प्लस 5% ऑफ टेकिंग, और प्रॉफिट कितना है मेरा 20% ऑफ टेकिंग इज इक्वल टू टेकिंग। ठीक है, अब ये 5% ऑफ टेकिंग और 20% ऑफ टेकिंग को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25% ऑफ टेकिंग। तो 25% ऑफ टेकिंग एज टेकिंग इनका बेस है तो मैं इसको इधर साइड ले आ रही हूँ। ठीक है, तो टेकिंग माइनस 25% ऑफ टेकिंग। ठीक, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं 0.25 टेकिंग, और यहाँ पे सिर्फ टेकिंग लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 1 टेकिंग। तो 1 टेकिंग माइनस 0.25 ऑफ टेकिंग इज इक्वल टू 26,41,000। ठीक है, तो इसको अगर 1 माइनस 0.25 करोगे तो कितना आएगा 0.75 टेकिंग इज इक्वल टू 26,41,000। अब टेकिंग की वैल्यू निकालने के लिए 0.75 को हम उधर जाके डिवाइड कर देंगे, 26,41,000 डिवाइडेड बाय 0.75। ठीक, तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 3521,333.33। ठीक है, 3521,333.33 आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे 3521,333। ठीक, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया टेकिंग का वैल्यू। मैं एक पेज ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। टेकिंग मेरा कितना है 3521,333। ये सब का टोटल है, मतलब जितने भी रूम्स मैं रेंट पे दे रही हूँ उन सबसे मेरे को इतना अमाउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं निकालना चाहती हूँ कि भाई रूम रेंट कितना होगा, है ना, हर एक रूम का रेंट कितना होगा ये मेरे को निकालना है। तो पहली बात तो मैंने रूम डेज निकाल लिए हैं इक्विवेलेंट वाले, मैं इससे डिवाइड करके सिंगल रूम का रूम रेंट निकाल सकती हूँ, है ना। तो 35,21,333 डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट हमने निकाला था 1,04,400 रूम डेज, 1,04,400 रूम डेज इज इक्वल टू 33.73 इज माई रूम रेंट फॉर सिंगल रूम। ठीक है, क्योंकि हमने सारी की सारी यूनिट्स को सिंगल रूम के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया था, तो अभी ये जो रेंट आया है वो सिंगल रूम का रेंट आया है। डबल रूम का रेंट कैसे निकलेगा आप, डबल रूम के रेंट के लिए हम बोलेंगे कि भाई ये डबल रूम का जो रेंट है ना वो 2.5 टाइम्स है ऑफ सिंगल रूम का रेंट, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब अगर मेरे पास सिंगल रूम का रेंट अवेलेबल है तो अगर मैं इसको 2.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा डबल रूम का रेंट। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं और ये मेरे पास आ रहा है 84.325। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिपल रूम का रेंट क्या था, ट्रिपल रूम के रेंट के लिए बोला गया कि भाई ट्रिपल रूम का रेंट होगा डबल और डबल रूम का रेंट। तो 84.325 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, दैट इज इक्वल टू 168.65 इज माई रेंट फॉर ट्रिपल रूम। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अब देखो 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए। अब ना नॉर्मली आपके जो दिखेंगे ना आपको क्वेश्चंस एग्जाम में वो नॉर्मली इन्हीं से रिलेटेड होंगे, कुछ और अलग से नहीं आएगा। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन रखा है होटल वाले में, इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो ये क्वेश्चन सेम है एज दैट ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था होटल रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमने देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 50, ये सेम क्वेश्चन हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 58 में है। 58 में सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस क्या है यहाँ पे नंबर्स अलग दिखेंगे और बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का काम है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 58 को खुद से सॉल्व करना, बुक से नहीं देखना। मैंने जो समझाया इलस्ट्रेशन नंबर 50 में सेम वैसे ही तरीके से सब चीज दिया हुआ है। यहाँ पे भी ऑक्यूपेंसी दी हुई है 80%, 40%, ऑफ सीजन दिया हुआ है, सीजन दिया हुआ है, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। रूम के अटेंडेंट का दिया हुआ है, लाइटिंग चार्जेस दिए हुए हैं, और यही चीजें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का काम आपका, होमवर्क की तरह इसको लो और सॉल्व जरूर करके देखना। ठीक है ना,
मूविंग टूवर्ड्स आर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 55। जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन अ रूट 20 किलोमीटर लॉन्ग फॉर रनिंग बसेस। तो जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो बसेस हैं वो इस 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट पे चलती हैं। कंपनी के पास 10 बसेस हैं, हर एक बस का कॉस्ट है 50,000 और उसकी लाइफ है 5 साल विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी हुई है? डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो इसके थ्रू हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैं बना रही हूँ अभी वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें हम डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं ऑफ बसेस। ठीक है, सो डिप्रिसिएशन पहले मैं निकाल रही हूँ ऑफ वन बस कितने कॉस्ट की है? 50,000 की। कितने साल तक चलेगी? 5 साल तक चलेगी। तो इस केस में एज कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो 10,000 पर एनम बेसिस में हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एक बस के ऊपर। तो 10 की 10 बसेस पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? अगर 10,000 एक बस पे हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 10, ये 10 बसेस पे हम 1,00,000 रुपए पर एनम बेसिस में चार्ज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया हुआ है देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड अदर डिटेल्स, आपको कैलकुलेट करना है बस का फेयर जो हमको चार्ज करना चाहिए फॉर ईच पैसेंजर। इंश्योरेंस चार्जेस है 3% पर एनम। 3% पर एनम बेसिस में मैं अगर इंश्योरेंस चार्ज कर रही हूँ तो इस केस में किसके ऊपर चार्ज करेंगे? 3% पर एनम जो हमारे बस का कॉस्ट है। ऑफकोर्स ये बात है, कहाँ चार्ज करूंगी? 3% पर एनम को हम बस के कॉस्ट के ऊपर चार्ज करेंगे। 50,000 की बस है, 3% पर एनम अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आता है 1500 पर एनम बेसिस में। ये एक बस का है तो इंश्योरेंस चार्ज अगर मैं 10 बसेस का कराती हूँ तो 1500 अगर एक बस का है तो 10 बस का इंटू 10 हो जाएगा। 15,000 रुपीज पर एनम बेसिस में मेरे इंश्योरेंस चार्जेस जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है गैराज का चार्जेस। टोटल गैराज का चार्जेस है 1,000 पर मंथ। मतलब पूरी की पूरी 10 बस का अगर मैं गैराज में लेके जाती हूँ उनको रिपेयर वगैरह के लिए तो उसमें मेरे को कितना लगता है? 1,000 रुपीज लगता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको पर मंथ बेसिस में है, ये मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 12 से तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ईयरली बेसिस में अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12,000। नेक्स्ट, ड्राइवर का सैलरी हर एक बस का दिया हुआ है 150 पर मंथ। हर एक बस का है, मेरे को सारी बस के लिए चाहिए तो मैं इंटू 10 कर दूंगी। पर मंथ में है उसको मेरे को ईयरली कन्वर्ट करना है तो मैं इंटू 12 कर दूंगी। तो 150 इंटू 10 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू ये अमाउंट आ रहा है मेरे पास 18,000। ठीक है, नेक्स्ट कंडक्टर का सैलरी दिया हुआ है 150 पर मंथ। 10 बसेस के लिए, हर एक बस के लिए बोला गया तो 10 बसेस के लिए इंटू 10 कर देंगे। पर मंथ बेसिस में ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 कर देंगे। 100 इंटू 10 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 12,000। नेक्स्ट, एनुअल रिपेयर्स टू ईच बस। हर एक बस का एनुअल रिपेयर 1,000 रुपए का पड़ता है ना। तो हर एक बस का एनुअल रिपेयर 1,000 रुपए का है तो इंटू 10 कर देंगे तो सारी बसेस का आ जाएगा। और ये एनुअली दिया हुआ है तो इंटू 12 करने की जरूरत नहीं है। 10,000 का कॉस्ट मेरा रिपेयर का आ रहा है। कमीशन टू बी शेयर्ड बाय द ड्राइवर एंड कंडक्टर इक्वली वो शेयर करेंगे 10% ऑफ द टेकिंग को। अब 10% ऑफ द टेकिंग है तो मेरे को अभी टेकिंग नहीं पता है तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती। टेकिंग क्या होगा? जो भी हम हमारे पैसेंजर से चार्ज कर रहे हैं वो मेरा टेकिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी मेरे को दिया हुआ है 500 रुपए पर मंथ तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 12 से, ये आ जाएगा मेरे पास 6,000। मैनेजर का सैलरी है 2,000 पर मंथ इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 24,000। अकाउंटेंट का सैलरी है 1,500 इंटू 12, 1,500 इंटू 12 इज 18,000। ठीक है, नेक्स्ट पेट्रोल एंड ऑयल बोल रहा है 25 रुपए पर 100 किलोमीटर। अब कितने किलोमीटर मेरी बसेस चली है मेरे को पहले वो पता करना पड़ेगा, फिर ही मैं पेट्रोल का कॉस्ट निकाल सकती हूँ, है ना। तो आगे आप क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई कितने किलोमीटर हमारी बसेस चली हैं। ईच बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप्स कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स ऑन ईच ट्रिप। तो यहाँ पे हर एक बस 3 राउंड ट्रिप ले रही है। राउंड ट्रिप मतलब क्या? एक बार जाना और वापस आना, ये मेरा एक राउंड ट्रिप कहलाएगा। तो ऐसा 3 मैं कर रही हूँ तो मतलब टोटल कितने बार आना जाना हो जा रहा है? टोटल 6 बार आना जाना हो जा रहा है ना। 6 बार आना जाना हो रहा है और रूट कितना बड़ा है? 20 किलोमीटर का है तो इसके थ्रू मैं निकाल सकती हूँ। वर्किंग नोट नंबर बनाएंगे हम 3 फॉर कैलकुलेटिंग पेट्रोल एंड ऑयल चार्जेस। ठीक है, मैं यहाँ पे कितने राउंड ट्रिप ले रही हूँ? 3 राउंड ट्रिप ले रहे हैं। राउंड ट्रिप मतलब क्या? एक बार आना और एक बार जाना, है ना। तो मतलब टोटल
6 बार आना जाना हो रहा है तो मैं 3 × 2 करूंगी तो 6 बार आना जाना हो जाएगा, है ना। इसके बाद मेरे को दिया हुआ है कि भाई 20 किलोमीटर एक रूट है मेरा, तो 20 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो मेरे पास आ जाएगा 3 × 2 × 20, दैट इज इक्वल टू 120 किलोमीटर आ गया। ये 120 किलोमीटर एक बस एक दिन में चलती है, ठीक है। लेकिन मेरे को कितने बसेस के लिए निकालना है, मेरे को टोटल 10 बसेस के लिए निकालना है, और एक महीने में 25 दिन मेरी बस चलती है। तो 25 दिन एक महीने में चलती है, तो मैं पूरे साल भर का अगर निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, देखो 120 किलोमीटर पर बस का अमाउंट है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो मेरे ये सारे बसेस का टोटल किलोमीटर हो जाएगा, और ये पर डे बेसिस में दिया हुआ है। मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पर मंथ बेसिस में हो जाएगा, क्योंकि एक महीने में 25 दिन मेरी गाड़ी चलती है। और अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा ईयरली बेसिस में, है ना। तो 120 × 10 × 25 × 12 दैट इज इक्वल टू 3,60,000 किलोमीटर टोटल मेरी बसेस चल रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा ना, 3,60,000 किलोमीटर मेरे को मिल गया। अब इसमें ना मेरे को बोला गया कि 25 रुपए पर 100 किलोमीटर हम चार्ज करेंगे पेट्रोल एंड ऑयल चार्जेस, ठीक है। सो पेट्रोल एंड ऑयल चार्जेस अगर 25 रुपए है 100 के लिए तो 3,60,000 के लिए कितना होगा, 25 रुपए 100 के लिए है तो 3,60,000 के लिए ये अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 90,000 रुपीज, ठीक। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया हमारे पेट्रोल एंड ऑयल चार्जेस, डन। नाउ assuming 15% profit on taking, calculate the bus fare to be charged from each passenger। देखो भाई 15% प्रॉफिट मेरे को चार्ज करना है टेकिंग के ऊपर, मतलब जितना भी मैं पैसेंजर से टोटल चार्ज करूंगी उसका 15% मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम पहले सारे कॉस्ट को एक जगह लिख देते हैं। हमने सारे कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए हैं, अब यहाँ पे मैं सारी चीजों को एक साथ प्रेजेंट कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे पास आता है डिप्रिसिएशन। हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में इसको कैलकुलेट कर लिया है, अमाउंट कितना है 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है इंश्योरेंस, वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने निकाल लिया है 15,000। मैं सारे खर्चे पर एनम बेसिस में ही ले रही हूँ, है ना। तो 15,000 ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है मेरे पास टोटल गैराज चार्जेस 12,000। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे की हैं वो चीज़ों को आप यहाँ पे एज अ वर्किंग नोट शो करोगे। तो मैं भी आपके साथ शो करते जाती हूँ। 1,000 पर मंथ बेसिस में था, मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़ आ जाएगा मेरा यहाँ पे अमाउंट, ठीक। इसके अलावा हमने बीच में ये एनुअल टैक्स छोड़ दिया। एनुअल टैक्स हर एक बस का 1,000 रुपये, तो कितनी बसेस है मेरे पास 10, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। ये एनुअल टैक्स हम यहाँ पे शो कर देंगे, 1,000 × 10 दैट इज इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास आता है ड्राइवर का सैलरी, कंडक्टर का सैलरी कितना है। ड्राइवर का सैलरी है हमारे पास 18,000, कंडक्टर का सैलरी है 12,000। ड्राइवर्स सैलरी, कंडक्टर सैलरी, इसका है 18,000, इसका है 12,000। कैसे निकला, यहाँ पे 150 था अमाउंट, 12 महीने के लिए हम चार्ज करेंगे, 10 बसेस हमारे पास हैं। यहाँ पे 100 था पर मंथ बेसिस में, 12 महीने के लिए हम चार्ज करेंगे 10 बसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मेरे पास आता है एनुअल रिपेयर टू ईच बस, 1,000 रुपये का है ना। 10 बसेस हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और 10,000 आ गया। एनुअल रिपेयर्स 1,000 का था, मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट एनुअल रिपेयर के बाद है हमारे पास कमीशन, इसको लास्ट में लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी मेरे को दिया हुआ है 500 पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास एनुअली आ जाएगा। स्टेशनरी 500 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 6,000 रुपये। नेक्स्ट मैनेजर्स सैलरी 2,000 पर मंथ पे कर रहे हैं, टोटल 24,000 है। अकाउंटेंट का सैलरी 1,500 पर मंथ पे कर रहे हैं, टोटल 18,000 है। मैनेजर्स सैलरी, अकाउंटेंट
सैलरी, मैनेजर को 2000 12 महीने के लिए और अकाउंटेंट को 1500 12 महीने के लिए। ये हो गया मेरे पास 24,000 एंड 1500 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 18,000। ठीक, नेक्स्ट पेट्रोल एंड ऑयल हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाल लिया, टोटल अमाउंट है 90,000। पेट्रोल एंड ऑयल वर्किंग नोट नंबर 3 अमाउंट इज 90,000। ठीक, इसके अलावा मेरे पास क्या खर्चा है? कमीशन। कमीशन किसको दिया जा रहा है? कमीशन दिया जा रहा है हमारे कंडक्टर और ड्राइवर को 10% ऑफ द टेकिंग। 10% ऑफ टेकिंग। ठीक, तो ये 10% ऑफ टेकिंग भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। कितना आएगा वो अब जब हम टेकिंग निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा। इसके थ्रू मैं टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी है देखो, 1,00,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 प्लस 90,000, टोटल 3,15,000 का अमाउंट मेरे पास हो रहा है प्लस 10% ऑफ द टेकिंग। तो हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखेंगे 3,15,000 प्लस 10% ऑफ टेकिंग। ठीक, अब मेरे को बताओ टोटल टेकिंग कितना होगा? टोटल टेकिंग इज इक्वल टू जितना मेरा खर्चा है प्लस जितना मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है, इतना मेरे को टेकिंग रखना है। मतलब जितना मैं कस्टमर से लूंगी वो टोटल अमाउंट मेरा खर्चा कवर कर लेना चाहिए और मेरा प्रॉफिट कवर कर लेना चाहिए, है ना। तो मेरा खर्चा आया है 3,15,000 प्लस 10% ऑफ टेकिंग, और प्रॉफिट कितना चार्ज करने बोला है हमको? प्रॉफिट बोला है आपको चार्ज करना है 15% ऑन टेकिंग, 15% ऑन टेकिंग। ठीक है ना, तो टेकिंग को ना हम एज्यूम कर लेते हैं एज एक्स, लेट टेकिंग बी एक्स। ठीक, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ? टोटल टेकिंग को मैं डिनोट करूंगी एज एक्स, 3,15,000 प्लस 10% ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0.1x, है ना, और 15% ऑफ 15% ऑन टेकिंग दैट इज इक्वल टू 0.15x। ठीक, तो 0.1 प्लस 0.15 कितना हो गया? 0.25। तो x से मैं इधर माइनस कर दूंगी 0.25x इज इक्वल टू 3,15,000, और एट लास्ट मेरे पास बच रहा है 0.75x इज इक्वल टू 3,15,000। 3,15,000 डिवाइडेड बाय 0.75, x इज इक्वल टू 4,20,000 रुपए मेरा आ रहा है टोटल टेकिंग। अब ये जो 4,20,000 मेरे पास आया है ना, वो पूरे साल भर का मेरा टेकिंग है। अब पूरे साल भर का टेकिंग है तो मैं कस्टमर से कितना चार्ज करूं वो कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है 40 पैसेंजर मेरे बैठते हैं हर एक ट्रिप में। ठीक है, तो मेरे को निकालना है कि पैसेंजर किलोमीटर कितना होगा। पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे? देखो पैसेंजर किलोमीटर ध्यान से समझना कैसे निकाल रहे हैं। 40 एक बार में पैसेंजर बैठते हैं। कितने ट्रिप्स लेते हैं हम एक दिन में? 3 राउंड ट्रिप्स लेते हैं। हर एक राउंड ट्रिप मतलब 2 बार, एक बार आना और एक बार जाना, मतलब 2 बार 20 किलोमीटर चलना होता है। ठीक है, तो 2 बार 20 किलोमीटर मैं चल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे पास हैं 10 बसेस। हम पूरे 25 दिन चलते हैं महीने में और पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब मैं कैलकुलेट करूंगी 40 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 1,44 लाख पैसेंजर किलोमीटर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास पैसेंजर किलोमीटर अवेलेबल है, हमारे पास टोटल खर्चा अवेलेबल है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट को, टोटल जो भी टेकिंग होगा उसको मैं पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कि हर एक कस्टमर से हर एक किलोमीटर के लिए कितना अमाउंट हमको चार्ज करना चाहिए। ठीक है, सो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेगा? 1 करोड़ नहीं, पहले लिखेंगे हम खर्चे। 4,20,000 का मेरा खर्चा है डिवाइडेड बाय 1,44 लाख पैसेंजर किलोमीटर्स हैं। ठीक है, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1,44 लाख ना, 1,44 लाख दैट इज इक्वल टू 0.02912 ये अमाउंट मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो पर पैसेंजर किलोमीटर 0.02912 या फिर हम बोल सकते हैं 0.03 रुपीज चार्ज किया जाएगा।
ठीक, तो हमने फेयर निकाल लिया, यही आपको क्वेश्चन में पूछा था। द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर, तो हर एक पैसेंजर से हर एक किलोमीटर के लिए हम 0.03 रुपीज चार्ज करेंगे। ठीक है, सो आई होप क्लैरिटी आई हो। हमने क्या किया, पूरे के पूरे खर्चे जो थे उनको ईयरली बेसिस में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने पैसेंजर किलोमीटर्स निकाल लिए, पैसेंजर किलोमीटर को डिवाइड कर दिया हमारे खर्चों से, तो हमारे पास आ गया फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, और वो है 0.03 पर पैसेंजर पर किलोमीटर बेसिस पे। ठीक, नाउ मूविंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल का एक क्वेश्चन देखो। जेनिथ हॉस्पिटल है जो कि रन कर रहा है क्रिटिकल केयर यूनिट इज इन अ हायर्ड बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग हायर की है उन्होंने, और उस बिल्डिंग में ये क्रिटिकल केयर यूनिट अपना चला रहे हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट में 35 बेड्स हैं और 5 और बेड्स ऐड करे जा सकते हैं। रेंट पर मंथ हम 75,000 पे कर रहे हैं। सुपरवाइजर का सैलरी है 2 पर्सन का 25,000 पर मंथ बेसिस पे। ठीक है, नर्सेज हैं हमारे पास 4 पर्सन 20,000 पर मंथ ईच के हिसाब से। वार्ड बॉयज हैं 4 पर्सन 5,000 पर मंथ के हिसाब से। डॉक्टर्स को हम 2,50,000 पर मंथ पे करते हैं। अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये सारे एक्सपेंसेस ईयरली दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं ना, ये बचे हुए एक्सपेंसेस को भी ईयरली कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, रेंट पर मंथ 75,000 है, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं 12 से तो मेरे को मिल जाएगा ईयरली कितना होता है ना। सो ईयरली हमारा रेंट है 9 लाख रुपीज। नेक्स्ट, सुपरवाइजर का सैलरी है 25,000 पर मंथ ईच, मतलब 25,000 मैं हर एक आदमी को देती हूँ। 2 आदमी है हमारे पास और 12 महीने के लिए हम काम करा रहे हैं। 25,000 इंटू 2 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। ये आप वर्किंग नोट में करोगे। ठीक है, नेक्स्ट नर्सेस का बोला गया 4 नर्सेज हैं 20,000 पर मंथ बेसिस में मैं पे करती हूँ। इंटू 12 अगर मैं करूँ, देखो 4 नर्सेज हैं 20,000 पर मंथ पे होता है, मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 9,60,000 रुपीज टोटल मैं नर्सेस को पे कर रही हूँ। वार्ड बॉयज भी 4 हैं 5,000 पर मंथ बेसिस में हम पे करते हैं। टोटल 12 महीने हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 2,40,000 यहाँ जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट डॉक्टर्स वेर पेड 2,50,000 पर मंथ मैं डॉक्टर्स को पे करती हूँ। तो डॉक्टर्स का कितना हो गया 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज माई 30 लाख का खर्चा। ठीक, नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस में मेरे को रिपेयर्स दिया हुआ है फिक्स्ड है। फूड टू पेशेंट है 8,80,000 वेरिएबल। अदर सर्विसेज टू पेशेंट है 3 लाख। लॉन्ड्री चार्जेस मेडिसिन दिए हुए हैं। अदर फिक्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एडमिन एक्सपेंसेस एलोकेटेड दिए हुए हैं। इट वाज एस्टिमेटेड दैट फॉर 150 डेज इन अ ईयर 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। तो 150 दिन हमारे हॉस्पिटल में ऐसे होते हैं कि हमने पूरे के पूरे 35 बेड्स का इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि हमारे पास कितने बेड्स हैं 35 बेड्स। इसके बाद बोला जा रहा है कि 80 दिन ऐसे होते हैं जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ 25 बेड का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ था, देखो 35 बेड्स के ऊपर अगर हमको जरूरत पड़ रही है तो हम 5 और बेड्स मंगा सकते हैं हर बार। ठीक है, सो उसी के लिए बताया गया है कि हॉस्पिटल ने 750 बेड हायर किया एट अ चार्ज ऑफ 100 पर बेड पर डे। तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग में लिखा था सिर्फ 5 बेड हायर कर सकते हैं, ये 750 बेड कैसे हो गए। तो समझो 35 बेड्स के ऊपर जब भी हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम 5 बेड तक मैक्सिमम मंगा सकते हैं। ठीक है, तो समझ लो एक दिन मैंने पूरे 5 के 5 मंगा ली, अगले दिन मैंने 4 मंगाए, फिर 3 मंगाए, फिर 2 मंगाए, फिर 1 की जरूरत थी तो 1 मंगाए, फिर 5 मंगा लिए। तो मैक्सिमम मैं 5 मंगा सकती हूँ, 5 से नीचे भी मंगा सकती हूँ। अब इन सबको टोटल करोगे ना, एक बार 5 4 9 हो गए, 12 14 15 और प्लस 5 20, तो टोटल 20 बेड्स में मंगाई, मैं ऐसे बोलूँगी। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे पूरे साल भर के लिए कैलकुलेशन हुआ तो 750 बेड्स मेरे पास आए। ठीक है, और हर बार बेड का चार्ज कितना पे किया गया 100 पर बेड पर डे के हिसाब से। टू अकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट हाउएवर दिस डज नॉट एक्सीड मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड। तो कभी भी 5 बेड से ज्यादा नहीं मंगाया गया, वो लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट पर पेशेंट डे इफ द हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज 2,000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट। देखो भाई, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उसमें हम ये देख रहे थे कि कस्टमर से हमको कितना चार्ज करना चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर रहे थे। पर यहाँ पे कस्टमर से कितना चार्ज होगा वो पहले ही कैलकुलेट करके दे दिया है। आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालना है पर पेशेंट डे के हिसाब से। अब प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने रेवेन्यू से खर्चों को माइनस करूंगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा रेवेन्यू कितना होगा, 2,000
पर डे के हिसाब से मैं चार्ज कर रही हूँ रेवेन्यू, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा वो देखो। सबसे पहले तो उसको हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में। मेरे को निकालना पड़ेगा पेशेंट के डेज टोटल कितने हैं, ठीक। तो पेशेंट डेज कैसे निकालूंगी मैं बोलूंगी कि भाई पहले तो मेरे को दिया हुआ है 150 दिन, पूरे के पूरे 35 बेड्स ऑक्यूपाई हो गए, तो 150 दिन के लिए 35 बेड्स ऑक्यूपाई हो गए। दूसरा जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 25 बेड्स ऑक्यूपाई हुए 80 दिन के लिए। 80 दिन के लिए हमने 25 बेड ऑक्यूपाई कर लिए। इसके अलावा 750 बेड हमने एक्स्ट्रा मंगाए थे, ठीक। तो 150 इंटू 35 दैट इज इक्वल टू 5250, 80 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 2000 एंड लास्ट 750। अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये हमारे पास आ रहा है 8000 पेशेंट डेज, ठीक है। 8000 पेशेंट डेज मेरे पास टोटल अवेलेबल है। जितना बेड ऑक्यूपाई होगा उतने पेशेंट हमारे पास हैं, हम ये एज्यूम करके चलेंगे, है ना। तो 8000 पेशेंट डेज मेरे पास आ गए और हर एक दिन पे हर एक पेशेंट से मैं कितना चार्ज कर रही हूँ, 2000 रुपये। तो 2000 को मैं क्या करूंगी, 8000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम रेवेन्यू निकालेंगे अपना, रेवेन्यू और इनकम फॉर द ईयर। कितना चार्ज कर रहे हैं हम, 2000 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं फॉर पर पेशेंट पर डे बेसिस में, और मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास कितने पेशेंट डेज हैं, 8000 पेशेंट डेज, ठीक। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 8000 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख मेरा रेवेन्यू है। अब इसमें से मैं खर्चे माइनस करूंगी। खर्चों में सबसे पहले हम वेरिएबल खर्चों को माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, देखो। सबसे पहली बात तो रेंट आ रहा है। रेंट क्या वेरिएबल खर्चा है? नहीं। सुपरवाइजर को जो सैलरी पे कर रही हूं, क्या वो वेरिएबल खर्चा है? ये वेरिएबल खर्चा नहीं है। मतलब मेरे पास ज्यादा पेशेंट आएंगे तो मैं उनको ज्यादा दूंगी और कम पेशेंट आएंगे उनको कम दूंगी, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो इनको पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी, इसलिए ये वेरिएबल खर्चा नहीं है। नर्सेस का खर्चा भी वेरिएबल नहीं है, वार्ड बॉयज का खर्चा भी वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर्स के लिए क्या बोला गया। डॉक्टर्स वेर पेड 2,50,000 पर मंथ बेसिस में पे किया जा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन ये पे किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेंट एंड द टाइम स्पेंड बाय देम। मतलब इनका जो सैलरी है वो पेशेंट कितने आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इन दैट केस ये जो खर्चा है वो मेरा वेरिएबल खर्चा होगा। कितने का होगा? 30 लाख का, ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे डॉक्टर का फीस। कितना हमने दिया? 2,50,000 पर मंथ बेसिस में था, मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 30 लाख, ठीक है। तो 30 लाख मैं यहाँ शो करूंगी। नेक्स्ट, इसके अलावा मेरे को जो बाकी सारे खर्चे दिए हुए उसमें बताया हुआ है कि कौन सा वेरिएबल और कौन सा फिक्स्ड है। तो जो भी वेरिएबल है उनको हम लिख लेंगे। फूड टू पेशेंट है 8,80,000, अदर सर्विसेज टू पेशेंट है 3 लाख। फूड टू पेशेंट 8,80,000, अदर सर्विसेज 3 लाख, ठीक। इसके अलावा हमको क्या दिया हुआ है, देखो। इसके अलावा वेरिएबल में है मेरे पास लॉन्ड्री का चार्जेस, मेडिसिन। लॉन्ड्री का चार्ज है 6 लाख, मेडिसिन से 7,50,000। लॉन्ड्री चार्जेस एंड मेडिसिन 6 लाख 7,50,000। इसके अलावा देखो और कौन सा खर्चा वेरिएबल है। हमारा खर्चा जो वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है वो ये वाला है जो बेड्स के ऊपर लग रहा है। 750 बेड लिए, 100 पर बेड पर डे के हिसाब से लग रहा है। तो जितने जितने बेड्स आप मंगाते जाओगे उतना उतना ये चार्ज लगेगा। तो उस केस में ये खर्चा क्या है? वेरिएबल खर्चा है। तो इस खर्चे को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, बेड चार्जेस। 750 बेड हमने मंगाए, 100 पर बेड पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, दैट इज इक्वल टू 75,000, ठीक है। तो ये मेरे सारे वेरिएबल खर्चे होगा, इनको टोटल कर लेते हैं। 30 लाख प्लस 8,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 75,000 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 56,05,000, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं रेवेन्यू से अपने वेरिएबल खर्चों को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। तो वेरिएबल हमारा रेवेन्यू कितना है? 1 करोड़ 60 लाख माइनस 56,05,000 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 1 करोड़ 3,95,000, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे।
सारे के सारे फिक्स कॉस्ट हम लिखेंगे अब यहाँ पे। रेंट है मेरे पास, सुपरवाइजर का सैलरी है, रेंट, सुपरवाइजर का सैलरी, नर्सेस, वार्ड बॉयज, ये सब का जो सैलरी है वो सब यहाँ पे एज फिक्स्ड एक्सपेंस शो किया जाएगा। ठीक है, सो रेंट है मेरा 9 लाख, सुपरवाइजर का सैलरी है 6 लाख, नर्सेज है 9,60,000 एंड वार्ड बॉयज का है 2,40,000। तो ये सारे के सारे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो रेंट में कितना दे रही हूँ, 75,000 पर मंथ बेसिस में दे रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू ये मेरा 9 लाख हो जाएगा। सुपरवाइजर जो है हमारे पास 2 हैं, 25,000 हम पे कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने के लिए हम पे करेंगे तो ये 6 लाख हो जाएगा। नर्सेज हमारे पास 4 हैं, इनको मैं 20,000 पे कर रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 9,60,000। एंड लास्ट वार्ड बॉयज मेरे पास हैं 4, इनको मैं 5,000 पे कर रही हूँ 12 महीने के लिए, तो ये मेरे पास 2,40,000 हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा हमारे पास क्या दिया हुआ है, डॉक्टर्स का हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिपेयर्स 81,000 है फिक्स्ड, वो रिकॉर्ड करेंगे हम, और अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो रिपेयर फिक्स्ड खर्चा है 81,000 का। नेक्स्ट अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस मेरे को दिए हुए हैं, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है, 10,80,000, 10,80,000। एंड लास्ट एडमिन एक्सपेंस मेरे को दिया हुआ है 10 लाख। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगी, सारे के सारे फिक्स एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो फिक्स एक्सपेंसेस का टोटल मेरे पास आ रहा है 9 लाख प्लस 6 लाख प्लस 9,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 81,000 प्लस 10,80,000, 10,80,000, हाँ 10,80,000 ही है, प्लस 10 लाख दैट इज इक्वल टू ये मेरे पास आ रहा है 48,61,000। तो ये खर्चों को भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 1,03,95,000 माइनस करूँ मैं अगर 48,61,000 से, तो मेरे पास आ रहा है ये 55,34,000। दिस इज माई प्रॉफिट। ठीक है, सो हमने प्रॉफिट निकाल दिया। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन ने बोला है हमको कैलकुलेट करो प्रॉफिट पर पेशेंट डे। अभी जो हमने प्रॉफिट निकाला है वो टोटल प्रॉफिट है, अभी मेरे को इसको निकालना है पर पेशेंट डे के हिसाब से, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट पर पेशेंट डे इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट है हमारे पास टोटल 55,34,000। ठीक, इसको ना मैं अगर डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ पेशेंट डे से, जो कि हमारे पास 8,000 है, तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा कि भाई हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। तो 55,34,000 डिवाइडेड बाय 8,000 दैट इज इक्वल टू 691.75 इज माई प्रॉफिट पर पेशेंट डे के हिसाब से हमको 691.75 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हम हमारे कस्टमर से 2,000 चार्ज कर रहे हैं और हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है 691.75। सो ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल के लिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोल रहा है। सबसे पहली बात तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है हमको अभी कोई नहीं पता है ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट पहले समझ लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारे हॉस्पिटल का प्रॉफिट 0 हो जा रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल का प्रॉफिट जहां पे 0 हो जा रहा है वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ब्रेक इवन पॉइंट का पूरा कंसेप्ट इन डिटेल हम मार्जिनल कॉस्ट के अंदर पढ़ेंगे, यहां पे मैं इन शॉर्ट आपको समझा देती हूं। देखो, जब मेरे रेवेन्यू से मैं वेरिएबल खर्चों को हटा देती हूं ना, तो मेरे पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इस कंट्रीब्यूशन से जब हम फिक्स कॉस्ट को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए बोला जा रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे ये प्रॉफिट मेरा 0 हो जा रहा है। अब प्रॉफिट 0 कब होगा वो सोचो, जब मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करूं, तो अगर मेरा 0 आ रहा है मतलब प्रॉफिट 0 है ना। तो हमने क्या बोला, कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट को माइनस करने से वैल्यू 0 आ रही है तो उसका मतलब है प्रॉफिट 0 है। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, क्या कंट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा, ये माइनस में था तो मैं उसको उधर लेके गई, तो मेरा हो गया कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। मतलब कंट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा तो उस सिचुएशन पे हमारा प्रॉफिट 0 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं और फिक्स कॉस्ट बोलते हैं ना, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में टोटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ और फिक्स कॉस्ट भी हम टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन को हम और क्या लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट हम यहाँ पे टोटल में ही लेंगे, क्योंकि देखो फिक्स कॉस्ट जो है अगर थोड़ी यूनिट्स बढ़ गई तो वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, टोटल में ही रख रहे हैं। अब देखो जब भी आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछता है ना, तो यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी नंबर ऑफ यूनिट्स होगी जहां पे हमारा प्रॉफिट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट हमको जानना है, तो मैं क्या लिखूंगी आप फॉर्मूले को, नंबर ऑफ यूनिट हमको जानना है, तो मैं नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लीकेशन में था तो वहां चले जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में था इसलिए नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, इन डिटेल इसको कहाँ पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट उसका समझ रहे हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट में अब मेरे को क्या करना है, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है। फिक्स कॉस्ट हमको यहाँ पे हमारे आंसर में दिया हुआ है 48,61,000 जो हमने अभी निकाला है ना, तो ये फिक्स कॉस्ट तो मेरे पास अवेलेबल है 48,61,000, पर कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरे पास टोटल में अवेलेबल है। ये जो अमाउंट आया वो मेरा कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन मेरे पास टोटल में अवेलेबल है। मेरे को कैसा कंट्रीब्यूशन चाहिए, पर यूनिट बेसिस में, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे निकलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना दिया है, 1,03,95,000, 1,03,95,000 मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इस केस में हमारी यूनिट्स क्या है, हमारे पेशेंट डेज, तो 8,000 पेशेंट डेज इज माई यूनिट। तो मैं क्या करूंगी, 8,000 से इसको डिवाइड कर दूंगी। ठीक, तो 1,03,95,000 divided by 8,000 that is equal to 1299.375 is my contribution per unit। अब contribution per unit को मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ फ्रॉम फिक्स कॉस्ट टू गेट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सो फिक्स कॉस्ट है मेरा 48,61,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन है 1299.375 दैट इज इक्वल टू 3741 पेशेंट डेज इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब जब 3741 पेशेंट डेज हम सर्व कर देंगे तो वहां पे मेरा प्रॉफिट 0 हो जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन पे मेरा प्रॉफिट 0 होगा, मतलब 3741 पेशेंट डेज से पहले, मतलब अगर 2000 पेशेंट डेज तक अभी हमने सर्व किया तो उस केस में हम लॉसेस में रहेंगे। 3741 पेशेंट डेज के एक भी ऊपर चले जाओगे आप, 3742 पेशेंट डेज अगर आप सर्व कर दोगे तो उस केस से आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आता है हमको ब्रेक इवन पॉइंट से। आई होप क्लैरिटी आई हो, और इसी के साथ हमने हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरी तरीके से खत्म किया, और इसके साथ हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पूरा का पूरा खत्म होता है। 3 अलग अलग टाइप ऑफ सेक्टर्स हमने यहाँ पे कवर किए, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट एंड होटल्स। ठीक है, होटल्स वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम अच्छे से देख लेना। उसके बाद हमारा आता है हॉस्पिटल वाला, और उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट वाला। ट्रांसपोर्ट वाले में मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े इजी होते हैं। बस मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी कि जितने क्वेश्चंस आपके स्टडी मैट में है ना वो सारे के सारे सॉल्व कर लो। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और एग्जाम्स के लिए बहुत बढ़िया से प्रिपेयर हो पाओगे आप। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पूरा खत्म होता है। हमने जॉब, बैच, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेटिंग पूरा खत्म किया। अब अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।